देखिए आज जो हमारा चैप्टर है ये हमें पढ़ना है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम डिस्कस करेंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग नाम से थोड़ा सा फील हो रहा है आपको, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की बात होने वाली है। जैसे काम देखिए दो तरीके से हो सकता है, एक होता है बैच के अकॉर्डिंग और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। अगर हम कोई भी वर्क की बात करते हैं तो एक होता है बैच के अकॉर्डिंग और एक होता है कॉन्ट्रैक्ट। जनरली फैक्ट्री वगैरह में जो काम चलता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? बैच। क्यों? नॉर्मली फैक्ट्री वर्क जितना भी है, फैक्ट्री के अंदर क्या रॉ मटेरियल आएगा, उसे काटना, उसके अंदर बनाना, पीस तैयार करना, पैकिंग करना, सारा काम कौन करता है? एक बैच के अकॉर्डिंग होता है। एक छोटे लेवल पे काम हो रहा है तो जब भी कभी सारा प्रोसेस एक साथ आप कर रहे हो लिमिटेड टाइम में, तो फैक्ट्री में क्या होगा? वो बैच अकॉर्डिंग काम होता है। बस डिफरेंट हो सकता है प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, वो डिफरेंट हो सकता है। प्रोसेस ए में आपने कटिंग करना सीखा, बी में सिलाई करना सीखा, तीसरे में आपने जिप वगैरह लगाना सीखा, चौथे में प्रेस वगैरह काम किया। ये डिफरेंट हो सकता है। तो जब भी, और आपने एक जैसे छोटा एग्जांपल देखना, आपने क्या किया, टेलर के पास गए, सूट सिलवाया, आपने एक सूट सिलवाया, क्या ये आपने उसे अपना काम दिया है, जॉब है आपके लिए, जॉब कॉस्टिंग। क्यों? आपने भैया काम दिया, वो आपको सिल के आपको दे देगा। वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रहे हो कि भैया ले 500 रुपये कॉन्ट्रैक्ट है तो मेरे सूट सिल के दे। उसने मेरा चार्ज बता रखा है कि भैया एक सूट सिलने का चार्ज 200 रुपये लूँगी, 2 सिलवाओगे 400, 3 सिलवाओगे 600, कॉमन सी बात है। तो भी किसका एग्जाम्पल है? एक फैक्ट्री वर्क के अकॉर्डिंग जॉब प्रोसेस के हो जाता है। लेकिन अगर आप देखते हो फ्लाई ओवर बनता है, क्या वो ऐसा होता है? वो किसके बिहाफ पे काम होता है? कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे काम होता है, क्योंकि वो काम शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए काम है। तो जब भी कभी शॉर्ट टर्म की हम बात करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट में हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की। देखो फ्लाईओवर बनवा रहे हो तो हो सकता है 1 साल भी लग जाए, 2 साल भी लग जाए, 3 साल भी लग जाए। ये नहीं है कि आज बनाना स्टार्ट किया 4 दिन बाद काम कंप्लीट, ऐसा तो नहीं होगा। आपने हॉस्पिटल बनवाया है तो हॉस्पिटल जब बनवाओगे तो करीब करीब पता है आपको 2 साल 3 साल लगते ही लगते हैं। एक नॉर्मल घर बनाने में भी आप देखो कम से कम 6 महीने लग जाते हैं, 6 मंथ कम से कम। तो एक हॉस्पिटल बनाने में, एक स्कूल बनवाने में, फ्लाईओवर बनाने में, रोड कंस्ट्रक्शन करने में, कोई पुल बनाने में, तो आपको टाइम लगेगा। तो सारा काम किसके बिहाफ पे होता है? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग की ज़रूरत हम कब पड़ती है? जो लॉन्ग टाइम का प्रोजेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं। और लाइक ऐसा कब होता है? फ्लाईओवर की हम बात कर सकते हैं, बिल्डिंग में बात कर सकते हैं। देखो एक बिल्डिंग हो तो चलो 5-6 महीना नॉर्मल काम है, लेकिन आपको पता है कि इतने सारे एरिया में बहुत सारी बिल्डिंग बनानी है, तो क्या देना पड़ता है? कॉन्ट्रैक्ट पे काम देना पड़ता है। कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपका बिल्डिंग, हॉस्पिटल्स वगैरह हो गए, स्कूल का काम हो जाता है आपका। और बताइए इसके अलावा रोड भी, जो भी आपका पुल वगैरह हो जाता है, ये सारा काम किस में कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आ जाता है। ये सारा का सारा जो भी वर्क होता है लॉन्ग टाइम के लिए। और यहाँ पर कभी भी काम ऐसा नहीं कि 1 साल में काम कंप्लीट हो गया, 6 महीने कंप्लीट हो गया, वो काम चलता रहेगा। लेकिन आपने एक चीज़ फील किया होगा, 1 साल बाद जब हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं तो कुछ ना कुछ काम कंप्लीट हो जाता है और कुछ काम कंप्लीट नहीं होता। लेकिन हमारे पास क्या लिखना पड़ता है? वर्क इन प्रोग्रेस, क्योंकि काम अभी चल रहा है, प्रगति पर है। तो बस आज हमें यही टॉपिक डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में बात करेंगे। पहले से लिख लो फिर आगे डिस्कस करें। देखिए इसमें आप एक चीज़ और नोटिस करना, कॉन्ट्रैक्ट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस सेम नहीं होने वाला है। जितना बड़ा फ्लाईओवर होगा उतना ज़्यादा अमाउंट होगा, और जितना कम होगा उतना ही कम कॉस्ट होगा। ऐसा नहीं कि अगर एक प्रोजेक्ट 10 करोड़ का है तो दूसरा वाला भी 10 करोड़ का ही होगा। डिपेंड करता है आपका वर्क कितने टाइम तक का चलेगा और कितना मटेरियल यूज्ड होगा, उस पर डिपेंड करता है। जितना कम काम उतना कम पैसा, ज़्यादा काम तो ज़्यादा पैसा। लेकिन आपने बैच में देखा था, एक फैक्ट्री कॉस्ट में क्या कहते थे कि सर एक पीस बनाने पे 10 रुपये खर्चा आता है। तो आपको जनरली 2 पीस बनाओ तो 20, 3 पीस बनाओगे तो 30 रुपये खर्चा आएगा, 4 पीस बनाओगे 40 का खर्चा आएगा। बट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं है कि एक हॉस्पिटल बनाया तो 10 करोड़, 2 हॉस्पिटल बनाया तो 20 करोड़। डिपेंड करता है हॉस्पिटल की लेंथ कितनी है, कितना आपको हाइट तक का बनाना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, कितने रूम बनाने हैं, एसी कितना फिट करना है, नहीं करना, सारी बात डिपेंड करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस होता है डिफरेंट हो सकता है। ये बात समझाइए। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में सबसे पहले आपको मेंटेन करना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट।
कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, यहाँ डेबिट साइड और ये कौन सा हो गया, क्रेडिट साइड। जिस तरह आपने नॉर्मली बनाते हो ना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस, सेम उसी तरह एक नॉर्मल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट है ये, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और ये अमाउंट, जितने भी खर्चे होंगे डेबिट साइड, जितने भी इनकम होंगी वो क्रेडिट साइड। कोई डाउट? अब एक बात बताओ, आपने सपोज एक, मैं आपको एग्जांपल, तो नॉर्मल एग्जांपल समझना, आपका मकान है, मकान पुराना हो गया, आपने एक ठेकेदार को बुलाया और उसे कहा, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भैया मुझे 5 मंजिल का मकान बनाना है, ग्राउंड फ्लोर मिला के, एक ग्राउंड ऊपर 4 फ्लोर, समझ में आया? तो 5 फ्लोर का मकान बनाना है और आपको हम ठेका देते हैं, आप बताओ कितने तक का बनाओगे? सब सारा काम आपका, मटेरियल आपका, लेबर आपका, सब कुछ आपका, मुझे फिनिश करके मुझे अपना मकान प्रोवाइड करना है। उस बंदे ने आपको बता दिया कि भैया आपकी जो कॉस्ट आएगी 20 लाख रुपए आएगी, ठीक है, एक छोटा एग्जांपल, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख उसने बता दिया, और उसने क्या किया, काम करना स्टार्ट कर दिया। ये हो सकता है क्या वो एकदम से तुक्का लगा देगा कि भाई 20 लाख में कंप्लीट हो ही जाएगा? वो भी एस्टिमेट लगाएगा, अपना अनुमान लगाएगा, कितना फुट मकान है, कितने फीट में कितना आपको कवर होगा, कितना आपका उसमें आप एसी क्या लगवाना चाहते हैं, टाइल लगवाना चाहते हैं, पत्थर लगवाना, जो भी आपके खर्चे लगाएगा उस समय एस्टिमेट बता दिया कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है कि आपको उसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है, सब कुछ एक बिल्कुल लिखित में होगा, कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपने मुँह मांगा पैसा दिया उसने दे दिया। सब कुछ लिखा रहेगा, भैया इतना पैसा मिलेगा इतना काम कंप्लीट होने पे, इतना पैसा मिलेगा इतना काम कंप्लीट होने पे। जैसे जैसे काम कंप्लीट होता जाएगा पेमेंट आपके पास आती जाएगी, समझ में? यही रहता है। तो जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट लेती है वो भी इसी पे डिपेंड रहती है, वो भी अपना एस्टिमेट लगा देती है, भाई मुझे इतना, ना तो मुझे लॉस हो जाए, ये ना हो कल को मैंने 20 लाख में हाँ तो कर दिया हो और पता चला 25 लाख का खर्चा आ जाए, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो वो अपने हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। तो यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ध्यान समझना, छोटा एग्जाम्पल है बिल्कुल। सपोज एक बिल्डिंग का एग्जांपल लेते हैं, और बिल्डिंग का एग्जांपल में आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन कितने में हो गया, 20 लाख में। उसने कह दिया भैया 20 लाख रुपए में मैं क्या बनाऊंगा, एक ग्राउंड फ्लोर प्लस 4 फ्लोर, 4 एक्स्ट्रा फ्लोर बना के देगा वो, ग्राउंड भी बना के देगा और 4 एक्स्ट्रा फ्लोर भी बना के देगा, मतलब 5 लेंटर डालेगा वो। समझ में, कॉमन सी बात है, 5 लेंटर डाल देगा, 20 लाख रुपए अपने वो ले लेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। मटेरियल किसका, ठेकेदार का, लेबर उसका, लेंटर का सारा खर्चा उसका, बस हमें कितना देना है, 20 लाख देना है। एस्टिमेट समझ में? देखिए सबसे पहले आप समझना, कॉन्ट्रैक्ट मिल गया मुझे 20 लाख का, सपोज हम ही ठेकेदार हैं इस टाइम। अब मेरे पास सबसे पहले मैं क्या खर्च करूँगा, मटेरियल। कॉमन सी बात है, बिना मटेरियल का तो काम होगा नहीं। क्या क्या आता है मटेरियल में, रेत आएगा, ईंटें आएंगी, बदरपुर आएगा, सीमेंट आएगा, सारा कुछ आएगा, लोहा आएगा, ये सब मेरे लिए क्या है, मटेरियल। और इसके साथ हम क्या खर्च करेंगे, क्या खुद ही बना दूंगा क्या मकान, लेबर, लेबर क्या लेगी, दिहाड़ी लेगी हमसे, मजदूरी लेगी। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू और भी कुछ भी और भी खर्चे हो सकते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? तो आपने देखा जो भी खर्चे आप करोगे सारे खर्चे किधर आ जाएंगे, डेबिट साइड आ जाएंगे, चाहे मटेरियल हो, लेबर हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। समझ में? अब आपने क्या किया, पैसा मांगने गए, क्या पैसे आपको ऐसे दे देगा? आपने मटेरियल गिरवा दिया, लो भैया पैसे दे जाओ अपने, ऐसा नहीं है। क्या ये 20 लाख रुपए मुझे स्टार्टिंग में मिल जाएंगे? ये भी नहीं है। कल को मैं लेके भाग गया तो हो सकता है, मैंने काम गलत कर दिया तो हो सकता है, जितना सीमेंट मिलाना था मैंने सीमेंट आधा मिलाया, लोहा मिलाना था 50 टन मिलाया 40 टन, हो सकता है ना। कई सारी चीज़ें ऐसी मैं क्या कर सकता हूँ, गलत कर सकता हूँ मकान में। जो टाइलें लानी चाहिए थी 20 रुपये फुट के हिसाब से मैं ले आया 10 रुपये फुट वाली टाइलें, सस्ती टाइल लिया है। तो क्या ये पैसा मुझे अभी मिल जाएगा? पॉसिबल नहीं है। और क्या ये सारा पैसा मुझे काम कंप्लीट होने के बाद मिलेगा? वही पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर बाद में मिलेगा तो मैं पैसा जेब से कहाँ से लगाऊंगा। तो एक रिजल्ट होता है कि आपको उतने काम के बाद पैसा आता रहेगा। सपोज मैंने छोटा एग्जांपल दिया आपको, यहाँ पर लिखा फर्स्ट लेंटर। अगर हम एक फ्लोर की बात करते हैं तो आपको 10% काम कंप्लीट हो चुका है। सपोज हमने मान लिया ये पहला लेंटर पड़ गया, 10% काम कंप्लीट हो गया, 10 मान लो, चाहे 15% मान लेते हैं इसे,
15% मान लेते हैं। और सेकंड लेंटर पे फिर 15% काम कंप्लीट हो गया, 30% काम हो गया। थर्ड पे भी हमने कितना माना, फिर 15%, फोर्थ लेंटर पे 15% और पांचवें लेंटर पे 15%। कितना काम परसेंट हो चुका काम आपका? 15 से 75% काम कंप्लीट हो चुका है। इस पे प्लम्बर का काम हो गया। प्लम्बर के साथ और कौन सा काम हो सकता है? टाइल का, प्लम्बर का, टाइल का, और बताओ क्या हो सकता है? कलर का 25%। और फाइनली हमारा काम कितना कंप्लीट हो गया? 100% काम कंप्लीट हो गया। तो मैंने बताया कि भैया 15% काम कंप्लीट, 15% यहाँ कंप्लीट, 15 यहाँ, 15 यहाँ, 15 यहाँ कंप्लीट हो चुका था। लेंटर डलता गया, दीवारें कंप्लीट हो चुकी, सारा काम कंप्लीट था। बस मेरा काम कंप्लीट करना था, प्लम्बर का काम रह गया था, टाइलिंग रह गई थी, कलर वगैरह रह गया था। तो मैंने सब पे 25% लगा दिया। ये 25% मतलब 25% काम रह गया था, वो कंप्लीट हो चुका है। अब एक बात बताओ, पहला लेंटर पड़ गया, 15% काम कंप्लीट। आपका ठेका कितने में हुआ है? 20 लाख का। 20 लाख का 15% कितना होता है? 3 लाख रुपए। आप गए उसके पास, कहा कि भैया तेरा 15% काम कंप्लीट हो गया, चेक कर ले, 3 लाख रुपए दे। वो आपको 3 लाख रुपए दे देगा क्या? कॉमन सी बात है, वो आपको 3 लाख पूरे नहीं देने वाला है, कुछ पैसा रोक के रखेगा। उसे पता है कि भैया अगर कल को कुछ प्रॉब्लम हुई, दीवारों में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, सीलन वगैरह आने लगी या कुछ पानी लीकेज हो रहा है, तो वैसे मैं पकड़ सकता हूँ। क्या कहूँ भाई, तू पहले कुछ पैसे नहीं लेगा, पहले काम कंप्लीट करके दे, तेरे बच्चों के पास तब मिलेंगे। यही तो करोगे आप, तुरंत पूरा पेमेंट कर दोगे तो वो तो अपना काम ऐसे ही करता रहेगा। आपने क्या किया, बोला उससे भैया देख जितना काम तेरा कंप्लीट हो जाएगा और मैं वेरीफाई कर दूंगा कि हाँ एक लेंटर पड़ चुका है, मतलब 15% काम कंप्लीट हो गया, लेकिन तुझे पेमेंट पूरे 3 लाख की नहीं मिलने वाली, हम तुझे सिर्फ 80% देंगे। 3 लाख का 80% कितना होता है? 2,40,000। मतलब भैया मैं तुझे केवल 2,40,000 रुपये ही पे करूँगा, 60,000 रोक के रखूँगा। समझे? तो कैश रिसिप्ट जो होने वाला है वो सिर्फ कितना होने वाला है? 2,40,000। कोई डाउट यहाँ तक? तो हमेशा कभी भी पूरी पेमेंट नहीं आएगी, डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, 80% लिखा है कि 90% लिखा है, 75% लिखा है। अब ऐसी सेकंड लेंटर जब पड़ जाएगा तो फिर 3 लाख का काम कंप्लीट, लेकिन क्या 3 लाख पूरा मिलेगा? नहीं। क्या देगा वो? 80% देगा, हमें 2,40,00,000 रुपीज़ दे देगा, 2,40,000 रुपये में दे देगा वो। इसी तरह हमारा काम कंप्लीट होता जाएगा, हमारे पास पूरा पैसा आ जाएगा। तो आपने क्या लिखना है यहाँ पर? देखो अपने फाइनेंशियल अकाउंट में क्या सीखते थे, ट्रेडिंग में बनाते थे तो बाय सेल लिखते थे, क्योंकि वहाँ पर आप सामान बेच रहे हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आप सामान बेचते नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट लिया है आपने। तो यहाँ पर बाय सेल तो वर्ड यूज़ करेंगे नहीं, क्या करेंगे? बाय वर्क इन प्रोग्रेस। क्या यूज़ करने वाले हम? वर्क इन प्रोग्रेस। और वर्क इन प्रोग्रेस में 2 बातें लिखनी है, एक सर्टिफाइड और एक अनसर्टिफाइड। ये सर्टिफाइड वो अमाउंट है जो वेरीफाई हो गया है। सपोज 3 लाख का अमाउंट हमारा सर्टिफाइड हो चुका है कि 15% काम कंप्लीट हुआ, 3 लाख का उसने कहते हैं हाँ काम ओके है, फर्स्ट लेंटर पड़ चुका, सर्टिफाइड है। लेकिन अब सपोज साल कंप्लीट हो गया, साल कंप्लीट होने तक क्या आप खाली बैठे रहोगे क्या? 15% काम कंप्लीट दिखाकर लेबर खाली बैठी रहेगी? आप काम कंप्लीट करना चाह रहे हो, आप कंप्लीट करे जा रहे हो, लेकिन अभी तक आपका सेकंड स्टेज कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब सेकंड लेंटर नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ी थोड़ी दीवारें आपने कंप्लीट कर दी है। समझ में आया? नॉर्मली दीवारें आपने खड़ी कर दी है, आप गेट वगैरह लगा दिया है। अब एक बात बताओ, क्या उसे 1% बाद बुलाओगे, चेक करोगे, देख तेरी एक दीवार हो गई है, देख तेरी एक हमने गेट वॉल लगा, दरवाज़ा लग गया है, ये लगा दिया है, ऐसा कर दिया है, ऐसा बताओगे उसे आप? वो आगे कब साइन कब देखेगा? जब सेकंड लेंटर पड़ जाएगा, वेरीफाई तब करेगा। उसे मतलब नहीं है भैया तुम ना काम कंप्लीट करता रहे, समझ में? लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस किया कि जब साल कंप्लीट हुआ था तब भी हम सेकंड स्टेज कंप्लीट नहीं कर पाए थे, कुछ काम कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन अभी तक वो सर्टिफाइड नहीं हुआ है। 15% से ऊपर, सपोज 4% एक्स्ट्रा काम है, 5% भी हो सकता है, 10% भी हो सकता है, 6% भी हो सकता है, मान लेते हैं, हो सकता है ना। सपोज आधी जैसे 10 फीट की दीवार है तो हो सकता है 3 फीट की दीवार उसने खींच दी हो, 4 फीट की दीवार खींच दी हो, बाकी काम रह गया हो, ये भी हो सकता है। तो आपने देखा अनसर्टिफाइड काम, सपोज मान लिया आपने 50,000 रुपये, कितने रुपये हो गए? 3,50,000 काम कंप्लीट कर लिया है। लेकिन 3 लाख का मैंने क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि वो तो सर्टिफाइड है, वो तो भैया उसने कह दिया ठीक है ओके काम डन, लेकिन अभी 50,000 के लिए उसने अभी कुछ बोला
नहीं है। वो कब ओके करके देगा? जब मेरा 15% कंप्लीट हो जाएगा, जब मैं सेकंड लेंटर डाल दूंगा ना, तब मेरे को सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरा ये काम कैसा है? अनसर्टिफाइड है, और मुझे पेमेंट अभी इसकी नहीं मिलेगी इस साल। क्यों नहीं मिलने वाली है? क्योंकि अभी तो सर्टिफाइड ही नहीं हुआ, अभी तो केवल काम यहीं तक हुआ था और उसका मुझे 80% मिल चुका है। समझ में पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से? तो आपने इसमें दो बातें नोटिस करी, क्या क्या? एक सर्टिफाइड है और एक अनसर्टिफाइड। इसके अलावा एक चीज़ और नोटिस करना, टू प्लांट। देखो प्लांट असेट्स होता है, प्लांट एंड मशीनरी आपने पढ़ा है, असेट्स होता है। तब भी मैंने देखो डेबिट में लिखा है, समझना क्यों। आपने कॉन्ट्रैक्टर हो, ठेकेदार हो, कोई असेट्स वगैरह लेके आते हो, काम करते हो, ठीक है। ये तो है नहीं आपने असेट्स लेके आए, यूज़ किया, वो ख़त्म हो गया उस साल। वो तो कई सारे कॉन्ट्रैक्ट में आप यूज़ करते हो ना। तो कुछ जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उस पर अपनी जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जो बहुत बड़े ट्रैक्टर होते हैं, वो खुद लेके आते हैं अपने। उन्हें पता है कि अगर अपना सामान रहेगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्टिंग होगी थोड़ी सी कम हो जाती है, एटलीस्ट मुझे इसका पैसा सेव हो जाएगा। आपने सपोज़ क्या किया, इधर लगाया 20,000 रुपये, लेकिन क्या 20,000 की जो आपने प्लांट यूज़ किया है, मशीन यूज़ कर रहे हो, क्या 20,000 में हमारी लॉस है क्या? नहीं। आपको पता है सिर्फ 20,000 लॉस नहीं है, 20,000 का 10% डेप्रिसिएशन आप लगा रहे हो, तो केवल डेप्रिसिएशन की वैल्यू यहाँ रिकॉर्ड होगी, बाकी वैल्यू यहाँ रिकॉर्ड नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी हमारे असेट्स है। तो आप एक काम करो, यहाँ तो ये लिख दो बाय प्लांट, यहाँ लिख देंगे प्लांट एट साइट। प्लांट एट साइट मतलब कि प्लांट अभी आपका साइट पे काम चल रहा है, और यहाँ पर अब आपने देखा 20,000 का 10% 2,000 यूज़ भी हो गया, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा? 18,000। खुद चेक कर लो, 20,000 डेबिट में और क्रेडिट में कितना है? 18,000। डिफरेंस देख लो, 2,000 आ जाएगा। तो डैप लगा लोगे तब भी ठीक है, नहीं तो फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो, असेट्स यहाँ और उसकी बची हुई वैल्यू यहाँ। कोई डाउट यहाँ तक? इसे कॉपी करो, ठीक है। सर्टिफाइड कितना है? 3 लाख। अनसर्टिफाइड कितना आपका? 50,000। और यहाँ पर कितना है? 18,000 है। सपोज आपने यहाँ पर एक्सपेंसेस भी लिख दिया, एक्सपेंसेस में आपने लिखा, यहाँ पर आ रहा 368, यहाँ लिखा आपने 28,000, यहाँ लिखा 20,000, यहाँ लिख दिया 30,000। 20 और 30 50, 50 और 20 70 और 20 90, 98। 368 में से 98 माइनस कर देंगे, 50 70 20 90 98, 0 0 0 0, 16 में से 9 गया 7, ये 270। देखिए आपके पास अभी प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2,70,000। कैसे आया? आपने 3,50,000 में 18,000 ऐड किया और 3,68,000 बन गया, और आपने खर्चे माइनस कर दिए। अभी का प्रॉफिट आपको क्या लगा? 2,70,000। एक बात बताओ, अभी आप इसे प्रॉफिट मान लोगे तो क्या जल्दबाजी नहीं हो जाएगी? क्यों? अभी तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ ही नहीं है, अभी तो पूरा खेल बाकी है। समझना आप कैसे। अब आपको मैच का एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। सपोज एक टीम है, इंग्लैंड के होंगे, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। देखो ऑस्ट्रेलिया ने बनाए 300 रन, 50 ओवर का मैच था, ठीक है। इंडिया आई खेलने के लिए, इंडिया ने खेलना स्टार्ट किया और इंडिया ने 10 रन 15 रन बना दिए एक ओवर में। तुमने तो कहा कि सर इंडिया तो मैच जीत गई, क्योंकि भैया 6 रन की एवरेज से रन बनाने थे, एक के ओवर 15 बन गया तो मैच जीत गई। क्या ऐसा हो सकता है क्या? या तो छोड़ो, एक ओवर को गोली मारो। आपने कहा 10 ओवर तक मैच चला और 10 ओवर में इंडिया के बन गए 110 रन एक विकेट पे, तो तब भी लग रहा होगा सर इंडिया मैच जीत रही है, बहुत अच्छा खेल रही है। 60 गेंदों में 110 रन बना चुकी है, और 60 गेंदों में 60 रन के हिसाब से रन बनाने चाहिए थे उसे। 6 रन पर ओवर बनाना था, लेकिन वो 11 रन बना रहा है पर ओवर। तो आपको क्या लग रहा है कि इंडिया मैच जीत जाएगी क्या? अभी 1-2 विकेट गिर जाए ना तो वो सब कुछ खराब हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? बस वही बात ये है। अभी आप ये मान लेना कि आपका भैया मैच खत्म और मैच जीत गई इंडिया, ये कहना नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। हो सकता है कि अभी 2-4 विकेट गिर जाए या 2-4 ओवर और अच्छे निकल जाए तो मैच पलट भी सकता है, समझ में। तो अगर अभी आप ये मान लो कि 2,70,000 का प्रॉफिट आपने कमा लिया है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि अभी आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म नहीं हुआ है। इसे हम बोलते हैं नॉशनल प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट जो भी वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है तब भी आपने इतना प्रॉफिट क्या किया है? अर्न किया है, कमाया है। अब देखो 2,70,000 में से क्या 70 पूरा लिख दे? 2,70,000
नहीं, इसमें से हमें क्या मेंटेन करना पड़ेगा, रिजर्व, वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। क्यों, कल ना अगर अगले वाले चांस पर हो सकता है 15% कंप्लीट करके देंगे अगर हम, तो वहाँ पे मैनेज हो सके। सही बात है, गलत बात है। थर्ड लेंटर पड़ेगा तो बहुत वहाँ मैनेज हो जाएगा, फोर्थ लेंटर पे, फिफ्थ लेंटर पे। तो अभी आप जब तक फाइनली प्रॉफिट नहीं बता सकते, जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाए, आप हर साल बाद फाइनल प्रॉफिट नहीं सकते कि भैया अभी का 2 लाख प्रॉफिट, फिर 3 लाख का प्रॉफिट, फिर 5 लाख का प्रॉफिट, ऐसा नहीं है। अभी तो केवल आप नॉशनल प्रॉफिट की बात करोगे, क्योंकि अभी पूरा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। जब कंप्लीट काम हो जाएगा तब वहाँ पर पता चलेगा फाइनली हमने कितना पैसा इस कॉन्ट्रैक्ट से कमाया है। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से। अब देखो 10 ओवर में तो बहुत अच्छे रन बन रहे हैं, लेकिन अगर उसके अगले 10 ओवर में सिर्फ 20 रन आए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 110 + 20 कितना होता है, 2 विकेट गिर गए, 130 रन। अभी भी देख लो आपकी एवरेज अच्छी चल रही है मैच में, 20 ओवर में 130 रन बना रहे हो, ठीक चल रहा है काम। तो अगर आगे जाके रन कम भी बने तो हमारा एवरेज ठीक हो सकता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बनाया है। तो इसी हिसाब से यहाँ भी है, अगर आप स्टार्टिंग में सारा प्रॉफिट लगा दोगे तो फिर आपका आगे जाके लॉस भी हो तो आपको डिफरेंट दिक्कत आएगी। अभी हमें क्या मेंटेन करना पड़ेगा इसके लिए, रिजर्व। और रिजर्व मेंटेन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कितना % काम आपने कंप्लीट कर लिया। पहले से देखिए, अब आपको पढ़ना है परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड, ये फाइंड करना है। सपोज अब ध्यान समझना, अगर क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 80% काम कंप्लीट हो गया, 70% काम कंप्लीट हो गया, 20% काम कंप्लीट हो गया, तो बहुत अच्छा है, नहीं तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। अगर सपोज आपका काम 25% से कम कंप्लीट हुआ है, लेस देन 25% है, ठीक है, तो आपके पास कुछ भी प्रॉफिट ट्रांसफर करने के लिए P&L में नहीं रखना है। प्रॉफिट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट नील। क्यों, अभी आपका काम कितना कंप्लीट हुआ है, 25% से कम हुआ है। लेकिन अगर आपका काम 25% से ज़्यादा है और वर्क सर्टिफाइड लेस देन 50%, 25% या उससे ज़्यादा होना चाहिए और 50% उससे कम होना चाहिए वर्क सर्टिफाइड। दो बात कह रहा है, अगर आपका काम 50% से ज़्यादा हो चुका है और लेकिन 25% से ज़्यादा है, 50% से कम है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/3 मल्टीप्लाई नॉशनल प्रॉफिट इनटू में कैश रिसीव्ड और डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। लेकिन अगर आपका काम 50% से ज़्यादा है या उसके बराबर है, कंप्लीट काम कंप्लीट हो, वर्क कंप्लीट, और अगर 90% से कम है, तो यहाँ पर 1/3 था ना, तो इसका क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, बाकी का सेम रहने वाला है। क्या 1/3 था यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2/3। क्यों, आपका काम 50% से ज़्यादा कंप्लीट हो चुका है और 90% से कम कंप्लीट हो चुका है। मल्टीप्लाई नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड। अब देखो, कैश रिसीव्ड अपॉन में वर्क सर्टिफाइड, जैसे सपोज क्वेश्चन में गिवन है कि 80% पैसा मिला, तो 4 लाख का काम कंप्लीट हो चुका है, 4 लाख का 80% कितना होता है, 3,20,000, वो ऊपर आ जाएगा, समझ में। तो ये परसेंटेज में भी दे रखा हो तो भी काम चल जाएगा, नॉर्मल दे रखा तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अगर ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट, अगर आपने देखा वर्क कंप्लीट 25-50 वाली रेंज है, एक 50 से लेकर 90 वाली रेंज है, लेकिन ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट हो चुका है, 100% कंप्लीट हो चुका है, तो कितना ट्रांसफर करेंगे उसे लिखते हैं। देखिए, ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट का मतलब क्या है, लगभग काम कंप्लीट होने वाला है, 95%, 96%, 100%। तो आपको यहाँ पर लिखना है एस्टिमेटेड प्रॉफिट। देखो, इसमें थोड़ा सा फर्क है, एक होता है नोटेशनल प्रॉफिट और एक एस्टिमेट प्रॉफिट। ये तो वो है, आपने साल में हर साल कितना आप लगभग आपको लगता है, एक्सपेक्ट लगता है कितना आप कमा सकते हो, प्रॉफिट आपने निकाले हैं, नोटेशनल प्रॉफिट। लेकिन ये एस्टिमेट है कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने पे आपने लगभग कितना प्रॉफिट अपने एस्टिमेट कमा लिया है। जैसे 20 लाख का कॉन्ट्रैक्ट था और 20 लाख में से आपने 18 लाख का खर्च कर दिया, तो एस्टिमेट प्रॉफिट कितना आ गया, 2 लाख। लेकिन अभी आप कंफर्म नहीं कर सकते कि एस्टिमेट मेरा प्रॉफिट यही होगा, क्योंकि अभी आपके पास पूरा कंफर्मेशन नहीं है। अगली बार सेकंड लेंटर पढ़ने वाला है, थर्ड लेंटर पढ़ने वाला है, फोर्थ लेंटर पढ़ने वाला है, समझ में। जब तक मैच की आखिरी गेंद ना डल जाए तो मैच कंफर्म नहीं होता ना, जीतना है कि हारना है। अगर 20 ओवर तक आप अच्छा खेल रहे हो लेकिन उसके बाद एकदम से 3-4 विकेट गिर जाए, काम खराब हो सकता है। और अगर 20 ओवर तक आप खराब खेल रहे हो, उसके बाद पार्टनरशिप अच्छी हो जाए तो मैच जीत सकते हो, आपने ऐसा भी देखा है। बस वही बात है,
जो भी आपने ड्यूरिंग द ईयर फर्स्ट कुछ पार्ट कंप्लीट करने का बनाते हो तो क्या होता है, नोटेशनल प्रॉफिट है। लेकिन आपने लगभग देखा काम कंप्लीट हो चुका है, तब क्या लिखते हो, एस्टिमेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई वर्क सर्टिफाइड, क्योंकि देखो वर्क सर्टिफाइड तो लगभग सारा हो ही जाएगा क्योंकि लगभग काम कंप्लीट है, और डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, आपने कितने में वो प्राइस ऑफर किया है, इसे क्या बोलेंगे हम, ऑलमोस्ट वर्क कंप्लीट होने पे क्या फॉर्मूला लगता है P&L के लिए, एस्टिमेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई वर्क सर्टिफाइड डिवाइड बाय कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसे क्या बोलेंगे, ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अब आप एक एग्जांपल को देखना, जो अब एग्जांपल हमने लिखा था, देखो आपका यहाँ पर प्रॉफिट कितना है, तो 2,70,000 और हमारा कितना काम कंप्लीट हो चुका था, चेक कर लो। आपने देखा अभी उस पहले कुछ इसी एग्जांपल में मैंने बताया था 15% काम कंप्लीट हो गया था, बताया था कितना लेंटर पड़ गया था, 1 लेंटर। आपने कहा कि सर 15% काम कंप्लीट हो चुका है। एक बात बताओ, जब 15% काम है तो ये 25% तो कम ही है, कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर प्रॉफिट ट्रांसफ़र करने की कोई ज़रूरत अभी नहीं है, तुम फालतू में प्रॉफिट मान के बैठ जाओ, कल को लॉस हो सकता है। आपका सारा का सारा जो ये प्रॉफिट दिख रहा है वो कहाँ चला जाएगा, टू वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व। कितना, 2 लाख। कोई डाउट मन में नहीं, कोई तरह की समस्या नहीं। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, पहले से लिखो फिर मैं बताता हूँ, चेंज करता हूँ इसे। देखिए इसमें थोड़ा एग्जांपल चेंज करते हैं। अभी आपने कितना माना था एग्जांपल में कि 15% काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसे थोड़ा चेंज कर दो। आपने कहा कि सर काम मेरा 60% कंप्लीट हो चुका है, मतलब किस रेंज में कंप्लीट आ रहा है आपका, 50 से ज़्यादा वाला है और 90 से कम वाला है, कॉमन सी बात है। 60 से ज़्यादा और 90 से कम, वर्क कंप्लीट। अब देखो आपने देखा कि अगर 60% काम है, पहला कंडीशन क्या था, 25% से कम हो तो कुछ भी नहीं देना, 25 से 50 हो तो 1/3, 50 से ज़्यादा हो तो 2/3। तो आपको पता है 2/3 मल्टीप्लाई नोटेशनल प्रॉफिट कितना था आपका, नोशनल प्रॉफिट 270, तो 270 यहाँ आ जाएगा और मल्टीप्लाई, देखिए यहाँ पर कितना 2/3 मल्टीप्लाई 270, 270 क्या था, नोटेशनल प्रॉफिट था। कैश रिसीव्ड, अब देखो 3 लाख का मैंने क्या होता था, 80% पैसा मिला है, तो 2,40,000 डिवाइड बाय कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड, कितना काम कंप्लीट हो चुका, सर्टिफाइड था 3 लाख। अगर देखो क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट भी दे देता ना 80%, तो समझ जाना ये 80% की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि जो 3 लाख का 80% 2,40,000 है। इसे आप सॉल्व कर लोगे कितना आ जाएगा, 3 1 0 से 0 गई, ये 0 से 0 गई, 3 एकम 3 निम 27 3 0, 9 दूनी 18,000 मल्टीप्लाई 24 डिवाइड बाई 3 6,000, 24 से कितना होता है, 6 तो 24 कि 4 हंसे की 2 12 तो 14 3 0, 1,44,000 आपका जो प्रॉफिट है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में 1,44,000। और जो डिफरेंस बचा 270 में से माइनस कर दो, 1,44 0 0 0, 10 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2 और 1,26,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दोगे आप ये रिजर्व। अभी आपको पूरा 270 का प्रॉफिट मान के नहीं चलना है, कितना प्रॉफिट मान के चलना है, केवल 144। समझ में आया क्यों, क्योंकि काम केवल आपका कितना कंप्लीट हो चुका है, 60% कंप्लीट हो चुका है। कोई डाउट यहाँ तक, और जो बाकी डिफरेंस है वो कहाँ चला जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाता है। इसे कॉपी करो।